चलिए 10th क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय सफेरिकल मिरर्स, ये हम स्टडी कर रहे थे और सफेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारे दो ही केस होते हैं, जिसमें से पहला केस है जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पे। तो ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे मैंने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले ही बना लिए हैं। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ का डबल होती है। तो फोकल लेंथ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था किसी भी एक पॉइंट पर आप पहले नॉर्मल बना सकते हैं। तो आप एक रे पहले से ही आप ऐसे ले जाइए जिससे आपको सुविधा हो जाए ये जानने में कि ये भी आपका नॉर्मल होगा अगर रे यहाँ आके गिरती है, और अगर रे पी पे आके गिरेगी तो ये भी आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं आपके सामने दो रे बना देता हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो दोनों रेज आपकी पैरेलल ही होंगी। तो एक रे आपकी ये आई इंसिडेंट रे और दूसरी रे आपकी ये है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो पहले तो इस रे का हिसाब करेंगे। क्योंकि ये रे हमारी नॉर्मल के साथ ही आ रही है तो इट विल रीट्रेस इट्स ओन पाथ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगी भी यहीं से वापस, क्योंकि इस रे के ऊपर एंगल आई और आर दोनों ही जीरो हैं। दूसरी बात हम करते हैं ये वाली, यहाँ हम बात करते हैं कि ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये हमने नॉर्मल कहा था, इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है। ये हमने रिफ्लेक्शन के नियम में देखा था। अब देखिए, एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। दोनों रे जो हैं ये डाइवर्ज होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। आगे बढ़ाए जाने पर ये कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इस रे को मैं पीछे बढ़ा दूँ तो ऐसा लगेगा आपको कि ये रे कहीं ना कहीं तो जाके मिल ही जाएगी। तो इस रे को जब मैं पीछे बढ़ाता हूँ तो ये रे जाके मिलती है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट आपका है F पर। तो इसका मतलब फोकस पर आपकी इमेज बनी A डैश B डैश। तो इमेज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इमेज आपकी बनी एट F, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी, सीधी बनी। और अगर बात करें इसके साइज़ की तो आप कहेंगे इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस था। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनती है F पर कॉन्वेक्स मिरर में। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने किसी एक ऐसे ही जनरल पॉइंट पे वैसे नॉर्मल बना दिया। अदरवाइज इसके और भी ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक तो सीधा सा ये है कि आप एक रे जो है वो सीधी ऐसे लेके जा सकते हैं। मान लीजिए ये रे कोई पैरेलल गई और जा कर के इस पॉइंट पे टकराती है। अब चेक कीजिए, अगर मैं बताऊं आपको तो ये नॉर्मल है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा तो इसमें रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये रे जो गई ये इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो एंगल आई और एंगल आर दोनों सेम हैं, ठीक है। वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाली बात है। और दूसरी रे आप वैसे ही पोल के ऊपर ले जाइए। अगर एक रे आप ऐसे पोल पे ले जाएंगे तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो रिफ्लेक्शन ये होगा। चेक इट आउट। यहाँ एंगल आई ये है और एंगल आर ये होगा, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखिए। एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये है। ये दोनों
पीछे लेफ़्ट साइड में फैलती जा रही हैं। इसका मतलब पीछे बढ़ाए जाने पर अगर इन दोनों रेज़ को मैं पीछे बढ़ा दूं, जैसे इस रे को अगर मैं पीछे बढ़ाता हूं तो ये रे आपकी जाती है F पर, चेक इट आउट, ऐसे जाती है। और इस रे को अगर मैं पीछे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये रे, दोनों ही रेज़ आपस में यहाँ मिलती हैं और जहाँ ये रेज़ मिलेंगी वहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। ठीक है, तो इस इमेज की अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की लोकेशन, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन P एंड F, चेक कर सकते हैं आप, P और F के बीच में इमेज बनी है। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है, सीधी है, नकली इमेज बन रही है, सीधी बन रही है। साइज़ अभी भी डिमिनिश्ड है, पहले जितनी छोटी नहीं है लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। इसका मतलब ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज ही बनती है, वो कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता। ठीक है, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश अ प्लेन, कॉनकेव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। अगर मैं आपको 3 मिरर दे दूं, उनमें से एक प्लेन है, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, और मैं आपको ये कहूं कि बिना टच किए आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा मिरर प्लेन होगा, कौन सा कॉनकेव होगा और कौन सा कॉन्वेक्स होगा, तो इट्स वेरी सिंपल। आंसर है हम बिना टच करे सिर्फ उसमें हमारा फेस देखेंगे। तो जो इमेज होगी हमारे फेस की इन मिरर्स में कैसी होगी, चलिए बताइए। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम कर चुके हैं कि प्लेन मिरर में जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज़ की इमेज बनती है, तो हमारे फेस का साइज़ भी सेम होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड व्यू देता है, मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज्ड। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि हमेशा ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बोले तो छोटी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहली बात कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की 2 बातें आपने ख़ास तौर से याद रखनी है बच्चों। एक तो कॉनकेव मिरर की ख़ास बात ये होती है कि कॉनकेव मिरर जो है वो सारी रेज़ को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कॉनकेव मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम इसके यूजेस देख सकते हैं। और वैसे भी कॉनकेव मिरर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मिरर है स्फेरिकल मिरर्स में। तो हमें किसी पर्टिकुलर स्पेस को अगर देखना होता है, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अगर देखना होता है, तो हम टॉर्चेस का यूज करते हैं, सर्च लाइट्स का यूज करते हैं, और गाड़ियों में भी हेडलाइट्स होती हैं। तो बड़ी पावरफुल बीम जो होती है उसको जनरेट करने के लिए हम रिफ्लेक्टर के तौर पर कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। दूसरा, जो ENT डॉक्टर्स होते हैं, ENT का मतलब है ईयर नोज़ थ्रोट, यानी कान, नाक और गले के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने सर के ऊपर एक हेडलाइट लगाते हैं फोकस करने के लिए इन अंगों के ऊपर। तो वहाँ लाइट को फोकस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये लाइट को बड़े अच्छे से फोकस करता है। डेंटिस्ट लोग दांतों को देखने के लिए इस मिरर का यूज़ करते हैं, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। शेविंग मिरर भी कॉनकेव मिरर ही होता है। और सोलर कुकर और सोलर हीटर जितने भी हैं, सोलर फर्नेस हैं, वहाँ पर सनलाइट से चीज़ों को गर्म करने के लिए हम रिफ्लेक्टर के तौर पर कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर कॉन्सेंट्रेट कर देता है सनलाइट को एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हीट ज़्यादा हो जाती है। रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप हैं, यानी जो दूरबीनें हैं, दूरदर्शी हैं, उनमें यूज़ होता है कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही यूजेस हैं जो आपने याद रखने हैं। स्ट्रीट लैंप्स में रिफ्लेक्टर के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की भी 2 खास बातें आपने याद रखनी हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ये लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, इससे हम लार्जर एरिया में चीज़ों को देख सकते हैं। और दूसरा, ये छोटी इमेज हमें बना के चीज़ों की देता है। तो क्योंकि लार्जर एरिया दिखाता है, तो स्ट्रीट लैंप्स यानी जो लाइट हमने लगाई हुई हैं गलियों में, वहाँ हमें बहुत सारे एरिया को देखना होता है, तो हमें एक ऐसा मिरर लगाना पड़ेगा जो लाइट को डाइवर्ज कर दे, फैला दे।
तो हम मिरर यूज़ करते हैं वहाँ कॉन्वेक्स मिरर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ इसका ये है कि ऑटोमोबाइल्स में यानी गाड़ियों में रियर व्यू यानी पीछे का व्यू देखने के लिए, रियर का मतलब पिछला होता है, ड्राइवर वाली साइड ये मिरर लगा होता है, इसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, रियर व्यू मिरर, ठीक है। और उसके ऊपर लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि रियर व्यू में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको इसके 3 खास चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला ये कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट मतलब सीधी बनाता है, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाता है। बहुत लंबे चौड़े पीछे का हम एरिया देख सकते हैं इस मिरर के अंदर। अब हम मिरर्स में कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये लास्ट पार्ट भी है रिफ्लेक्शन का, तो बड़े अच्छे से करेंगे। कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट हम जितनी दूर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको हम u से लिखते हैं। इमेज जितनी दूर बनती है उसको हम v से लिखते हैं, और फोकल लेंथ किसी भी मिरर की हम स्मॉल f से लिखते हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है u, v और f के बीच में, दैट इज़ नोन एज मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ v प्लस रेसिप्रोकल ऑफ u इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ f, यानी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में से यानी v, u और f में से अगर हमें 2 चीज़ें पता हैं तो तीसरी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। r हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है ये मैं बता चुका हूँ बार बार। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। इसको आप ये भी कह सकते हो, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है फोकल लेंथ का, ठीक है। ये दोनों बातें ठीक हैं। अगली चीज़ हम जो बात करते हैं वो लीनियर मैग्नीफिकेशन की है। देखिए, हम जो ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं उसकी कोई ना कोई हाइट होती है और इमेज का भी कोई ना कोई साइज़ होता है। तो अगर आप इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दें तो मैग्नीफिकेशन निकल आएगा। कैसे? मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट आपने लिया था वो 2 सेंटीमीटर हाइट का था और इमेज जो आपकी बनी वो 4 सेंटीमीटर साइज़ की बनी। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि जो मिरर आपने लिया है उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो आप इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब जो मिरर आपके पास है उस मिरर का मैग्नीफिकेशन +2 है। +2 का मतलब ये हुआ कि वो हर ऑब्जेक्ट का डबल इमेज बना के आपको देगा, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए ये बात। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको साइज़ नहीं दिया हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दे रखी हैं तो फॉर्मूला होगा -v/u। ये नोट करके रखिए, इसके बारे में हम डिटेल में बातें हमारे अगले लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।